हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आज 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। दोस्तों, हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उनमें से हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। हमने उसके अलग से प्रश्नोत्तर की क्लास अलग से ली है और आज हम उसी तरह से 7वां पार्ट, जो हमारा बहुत ही सरल और सिंपल है, और यहाँ से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है, जीव विज्ञान स्टार्ट होती है, या जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। इससे पहले हमने जो पढ़ा वो थी हमारी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, और अब हम पढ़ेंगे जो है जीव विज्ञान के जो कुछ चैप्टर है 3-4, वो कंप्लीट करेंगे। पहला, पौधों और जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनकी सुरक्षा करना। अब पौधों और जंतुओं की किससे सुरक्षा करना, उनको क्या खतरा है, उसके लिए हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन मतलब वनों का नष्ट होना, या वनों का प्राकृतिक रूप से वनों को मनुष्य के द्वारा नष्ट करना। या अगर हम इसकी स्पष्ट परिभाषा देखें तो वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अनेक कार्यों में उपयोग करना वनो उन्मूलन कहलाता है। जैसे कि बहुत बड़ी खेती, वो जंगल होता है बहुत बड़ा, वहां के पेड़ पौधों को काट कर मनुष्य खेती करता है, हम खेती करते हैं, और उस खेती की करने से वो सारा जंगल होता है, उस जंगल के अंदर जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारी जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की कई प्रजातियां नष्ट हो जाती है, और उसी प्रक्रिया को नष्ट करते हैं और उस भूमि का दूसरे काम में उपयोग करते हैं, और यही प्रक्रिया कहलाती है वनोन्मूलन। अब वनोन्मूलन का कारण क्या है? वनोन्मूलन का कारण है कि पृथ्वी कृषि के लिए, पहला तो इम्पोर्टेंट कार्य है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना पहला जो कारण है इसका। और दूसरा जो कारण है वो ये है कि घरों या कारखानों का निर्माण। बड़े बड़े शहरों के आसपास में जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं शहरों के आसपास में, वहां पर कारखाने या फैक्ट्रियां लगाने के लिए, शहर से बाहर उन पेड़ पौधों को हटाया जाता है, काटा जाता है, और उसके बाद में वहां पर कारखाने बनाए जाते हैं, लोगों के घर बसाए जाते हैं, और यही इसी कारखाने बसाने के कारण वहां की जंगल, वहां का वन, वहां के पेड़ पौधे, वहां की प्रजातियां, वहां सब नष्ट हो जाते हैं। और एक और कारण है कि फर्नीचर और लकड़ी प्राप्त करने के लिए, या ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने के लिए, फर्नीचर या घरों में फर्नीचर का दरवाजे खिड़कियां बनाने के लिए जो लकड़ी लाते हैं, वो लकड़ी जंगलों से काट कर लाते हैं, जंगलों से लकड़ी काट कर लाते हैं, और ईंधन के रूप में घरों में जलाने के लिए जो लकड़ी लाते हैं वो भी वनों से काट कर लाते हैं। तो वनों के काटने से और कृषि में वन साफ करना, हटाने से, कारखाने बनाने के लिए वन हटाने से जो वनों को जो नुकसान होता है, वही प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है वनोन्मूलन। अब ये हमने जो 3 कारण पढ़े, ये तो थे मनुष्य के द्वारा होने वाले कारण। अब हम देखेंगे कि प्रकृति अपने आप इनको कैसे नष्ट करती है, प्राकृतिक तरीके से वनोन्मूलन की प्रक्रिया कैसे होती है। प्राकृतिक तरीके से पहला तो होता है कि जंगल की आग, दावा नल। जंगल की आग को दावा नल बोलते हैं। जंगल की आग मतलब बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं बड़े बड़े, वहां पर किसी प्राकृतिक कारण की वजह से आग लग जाती है, और वो आग भीषण रूप ले लेती है और वहां के आसपास के सभी पूरे एरिया को नष्ट कर देती है। ये एक वनोन्मूलन का कारण है। दूसरा है कि भीषण सूखा। सूखा मतलब कई सालों तक बरसात का न होना, पृथ्वी पर अकाल पड़ना। अकाल पड़ने से जंगलों में पानी की कमी आ जाएगी, जीव जंतुओं में पानी की कमी आ जाएगी, जिससे वहां की प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। प्रजातियां मतलब जीव जंतुओं की अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधों की अलग अलग जातियां, ये सब पानी नहीं मिलने से नष्ट हो जाएंगी। ये दो इंपॉर्टेंट जो है प्राकृतिक कारण है। अब देखेंगे कि पेड़ पौधों के काटने से, सूखा पड़ने से, जंगलों के नष्ट होने से, जीव जंतुओं के नष्ट होने से परिणाम क्या होता है, इनकी हानि किसको भुगतनी पड़ती है। जो मनुष्य जंगल को नष्ट करता है उसकी हानि, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या मिलता है। पहला जो कारण यह है कि ताप में वृद्धि हो जाती है। हमने पहले भी क्लासों में पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसे कई गैसें निकलने से वातावरण में गैसें बढ़ जाती है, जिससे प्रकृति को ही, वातावरण, पृथ्वी को नुकसान होता है, ध्रुवीय बर्फ पिघलती है। और इसका जो कारण है वनोन्मूलन का भी एक कारण है। इससे भी एक कारण है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे जब नष्ट हो जाएंगे जमीन पर,
पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन का चक्र है वो प्रभावित होगा, गैसों का चक्र प्रभावित होगा, और गैसों के चक्र के प्रभावित होने से पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है कि तापमान बढ़ेगा तो विषैली गैसें बढ़ेंगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसी कई गैसें बढ़ेगी पृथ्वी पर। गैसें बढ़ेगी तो ये फिक्स है कि वहां पर प्रदूषण भी बढ़ेगा, और ये वनोन्मूलन का कारण है कि पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि और पृथ्वी पर प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। और दूसरा कारण है कि पृथ्वी पर तो इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव पाताल में भी पड़ेगा। भौम का जल है, जो पृथ्वी के नीचे जो जल है, उस जल के स्तर में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि जब ऊपर बारिश नहीं होगी, ऊपर बरसात नहीं होगी, ऊपर की पृथ्वी हरी भरी नहीं होगी, तो पृथ्वी का जो धरातल भौम जल का जो भाग है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। अब इसका और भी कारण है कि वर्षा और भूमि, अब जब तापमान बढ़ेगा तो आपको पता है कि वर्षा में कमी आएगी, बरसात में कमी आएगी, बरसात में कमी आएगी, और इसी के साथ में जब पेड़ पौधे नष्ट होंगे तो जमीन बंजर होगी, जमीन की उर्वरता, जमीन की जो उर्वर क्षमता है, पेड़ पौधों को खाद देने की जो क्षमता है, फसलों को खाद देने की जो क्षमता है, वो वनों के काटने से नष्ट हो जाएगी। ये थे इसके परिणाम। अभी परिणाम है सूखा। हमने देखा कि वनोन्मूलन का यही कारण है सूखा। अब सूखा कैसे पड़ता है? सूखा इस कारण पड़ता है कि CO2 की मात्रा पृथ्वी पर बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है और विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने के कारण में जल चक्र प्रभावित होता है। ग्लोबल वार्मिंग में जो हानि होती है वो होती है जल चक्र। जल चक्र प्रभावित होगा। जल ऊपर अपना वाष्प के रूप में नहीं बदल पाएगा, जिससे बारिश नहीं होगी और सूखे जैसी समस्या आएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मरुस्थलीकरण। दोस्तों, हम जिस एरिया में रहते हैं वो एक मरुस्थलीय एरिया है। क्यों मरुस्थलीय एरिया है? क्योंकि हमारे यहाँ पर तापमान सबसे ज्यादा रहता है, यहाँ पर बरसात कम होती है, और बरसात कम होने से, तापमान बढ़ने से, वृक्षों की कमी होने से और मृदा के अपरदन होने से, जब जमीन पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मृदा अपरदन की समस्या बढ़ेगी। मृदा अपरदन की समस्या मतलब मृदा जब खुली होगी तो वायु से कटकर उड़कर जाएगी, और उसके अंदर जो मृदा के जो गुण होते हैं वो उड़कर हवा के साथ पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाएंगे, और वो जो मृदा है वो मरुस्थलीय मतलब बंजर भूमि बन जाएंगे। बंजर भूमि के बनने के कारण इसमें मृदा में ह्यूमस की कमी आएगी, खाद की कमी आएगी, और खाद की कमी आने से ये जमीन मरुस्थलीय बन जाएगी, किसी काम की नहीं रहेंगी, सफेद धोरे पड़े रहेंगे। जैसे हमारे राजस्थान में, हमारे एरिया में जो ये मरुस्थलीय एरिया है, इसमें जो धोरे दिखते हैं, हमने देखा है वो धोरे मरुस्थलीकरण का कारण है। अब ये कि हमने परिणाम देखा कि हमने इसके अंतर्गत देखा कि परिणाम अगर सूखा है, मरुस्थलीकरण है, परिणाम कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, कितने खतरनाक, प्रकृति को इसका कितना नुकसान है। अब प्रकृति को नुकसान तो है ही है, इसके साथ में हमें खुद को कितना नुकसान है, और इस नुकसान से निपटने के लिए वनोन्मूलन या वनों का संरक्षण, बचाना भी जरूरी है। अब नष्ट कर रहे हैं तो उस चीज को बचाना भी जरूरी है। नष्ट तो प्राकृतिक कारणों से भी होती है, मनुष्य के कारणों से भी होती है, मनुष्य भी नष्ट करता आ रहा है, और नष्ट जब कर रहे हैं तो इसका बचाव भी जरूरी है। अब बचाव जरूरी होना है, बचाव जरूरी है। बचाव हम कैसे करेंगे? पहला हम शब्द पढ़ते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल का मतलब होता है वो स्थान जहां पर सजीव रहते हैं, जहां पर सजीवों का निवास होता है, वो बहुत सारा एरिया वहां पर सजीवों का निवास होता है, वो कहलाता है जैव मंडल। जैव मंडल। अब जैव मंडल के बाद में एक शब्द आता है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों, प्रजातियों और इनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण का जो पारस्परिक संबंध है, या जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं का, पर्यावरणीय कारकों का जो पारस्परिक संबंध होता है वो कहलाता है जैव विविधता। मतलब जीवों में आपस में पाई जाने वाली विविधताएं ही जैव विविधता कहलाती है। अब विविधताएं कैसे होती है ये हम इस पूरे पाठ चैप्टर में देखेंगे कि जीवों में कैसे विविधताएं होती है, क्योंकि
कोई भी इस पृथ्वी पर कोई भी एक वस्तु अपना काम पूरा नहीं कर सकती, वो अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। उस वस्तु को जीवित रखने के लिए दूसरी वस्तु का होना आवश्यक है। जैसे कि जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का, जंगलों का होना जरूरी है, उसी तरह हर एक वस्तु को, हर एक सजीव को जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। यही प्रक्रिया कहलाती है जैव विविधता। अब इनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? एक होता है राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य, या पहला हम देखेंगे अभ्यारण्य क्या होते हैं। अभ्यारण्य क्या होते हैं? इनको सुरक्षित रखने के लिए, वनों को बचाने के लिए अभ्यारण्य बनाए गए। अभ्यारण्य क्या होते हैं? मतलब ऐसे आवास सुरक्षित कर लिए जाते हैं या ऐसे क्षेत्र जो वहां पर इन जीवों को सुरक्षित रखने के लिए उन आवासों को सेलेक्ट किया जाता है, उन आवासों को सुरक्षित किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, जिससे इनको कोई भी बाहरी प्रभाव या बाहरी कोई सी जीव जंतु या मनुष्य द्वारा इनको हानि नहीं पहुंचाई जा सकते, और ये कहलाते हैं अभ्यारण्य। एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, ये हम अलग से अगले टॉपिक में हमारे अध्ययन करेंगे इसका। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि आपने कहीं देखा होगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, और सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे कई प्रकार के हमारे राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, इन्हें सुरक्षित की जाती है, और ये जो होते हैं वो कहलाते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब जीव जंतुओं का मंडल होता है, उनको आरक्षित करने के लिए जो क्षेत्र बनाए गए हैं उनको सुरक्षित करना ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं को कोई उनका शिकार नहीं कर सकता, उन पेड़ पौधों को कोई काट नहीं सकता, और उन जीव जंतुओं की सुरक्षा इसी तरह से की जाती है वनो उन्मूलन को बचाने के लिए। अब देखेंगे हम कि जैव मंडल या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य क्या होते हैं। अभ्यारण्य क्या होता है? अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु है उनके आवास किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। अभ्यारण्य का मतलब होता है जीव जंतु या पेड़ पौधे किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। विक्षोभ का मतलब होता है बाहरी खतरा, जैसे कि मनुष्य के द्वारा काटने से या दूसरे किसी बाहरी प्रजाति के आक्रमण से या किसी रोग, किसी महामारी पेड़ पौधों में या जीव जंतुओं के फैलने से, उन सबको सुरक्षित राष्ट्र अभ्यारण्य में रखा जाता है। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? वन्य जीवों का, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वो सुरक्षित रूप में आवास है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? वो क्षेत्र जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और वहां पर जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है और जीव जंतुओं को खाना पानी भोजन दिया जाता है। और वो तो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन पौधों और जंतुओं उस क्षेत्र में, जैसे कि वन्य जीव हैं, जीव जंतु हैं, पौधे हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों को एक एरिया में सुरक्षित रखा जाता है, उनको सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जाती है, और वो सभी जो क्षेत्र एक सेलेक्ट करते थे वो क्षेत्र एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। और अगला हम जब हमारा टॉपिक देखेंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे, अब हमने देखा यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो एरिया होता है, जैसे कि हमारे किसी, जैसे ओरण बोलते हैं, ओरण को एक सेलेक्ट किया जाता है, वो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में सेलेक्ट किया जाता है। देवताओं के नाम पर या किसी मंदिर के पास में या किसी एरिया को सेलेक्ट करके वहां के पेड़ पौधों को बसाया जाता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब पेड़ पौधे, अब ऐसे कौन से बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, प्रजातियां होती है जो जिनको सुरक्षित रखा जाता है, जैसे कि सागवान है, साल के वृक्ष है, आम, जामुन और सिल्वर फर्न, अर्जुन, ऐसे कई वनस्पति पेड़ पौधे हैं, उनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में या राष्ट्रीय उद्यानों में या बड़े बड़े पेड़ पौधों को उद्यानों में सुरक्षित रखा जाता है। और ऐसे प्राणी जात है, सिंकारा है, नीलगाय है, हिरण है, तेंदुआ है और कई घड़ियाल है, ऐसे जंतुओं को भी इन राष्ट्रीय उद्यानों में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित रखा जाता है। अब एक आता है कि विशेष क्षेत्र प्रजाति।
विशेष क्षेत्र प्रजाति का मतलब होता है ऐसी प्रजाति जो किसी एक क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। मतलब वो एक क्षेत्र में ही पाई जाती है और कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ज्यादा मात्रा में वो प्रजाति नहीं पाई जाती है, वो प्रजाति कहलाती है विशिष्ट क्षेत्र प्रजाति। जैसे कि हमारे राजस्थान में एक प्रजाति होती है पेड़ पौधों की, खेजड़ी। खेजड़ी जो वृक्ष प्रजाति है वो सिर्फ राजस्थान में पाई जाती है, बाकी कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। वैसे ही कई प्रकार की, जैसे कि भारतीय गिलहरी है, भारतीय गिलहरी है, वो सिर्फ एक क्षेत्र पर ही सेलेक्ट की जाती है, वहीं पर पाई जाती है, बाकी किसी भी क्षेत्र पर नहीं पाई जाती है। और ऊंट है, ऊंट राजस्थान में ही पाए जाते हैं और किसी रेगिस्तान के क्षेत्र होता है उसी पर पाए जाते हैं। बड़े जो रेगिस्तान इलाके नहीं होते वहां पर ऊंट नहीं पाए जाते। मतलब ऐसी प्रजाति जो एक क्षेत्र पर पाई जाती है, मतलब उसका वो क्षेत्र फिक्स होता है, बाकी क्षेत्रों पर वो नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम देखें कि ये हमने उदाहरण देखे, जो उड़न गिलहरी है, भारतीय गिलहरी है और ऊंट है, खेजड़ी है, ये सब प्रजातियां विशेष क्षेत्र प्रजाति है। अब कुछ आती है संकटग्रस्त जातियां। अब हमने देखा कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो हमारे जन्म के समय में थी लेकिन बाद में धीरे धीरे खत्म हो गई। जीव जंतुओं की जातियां वे खत्म हो गई। हम बचपन में देखते थे कई प्रकार के ऐसे हाथी भी देख पढ़ते थे कि बहुत सारे हाथी थे, बाघ थे, उस टाइम में हम पढ़ते थे, उस टाइम थे। लेकिन अब क्या होगा, ये संकटग्रस्त जातियां नहीं है, ये जातियां संकटग्रस्त जातियां की श्रेणी में आ चुकी है, बहुत ही न्यूनतम मात्रा में मौजूद है। ऐसी कई प्रकार की जातियां जो खत्म होने के कगार पर है, समाप्ति की कगार पर है, वो जातियां कहलाती है संकटग्रस्त जातियां। एक जाति आपने देखा होगा गोडावन, हमारे राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावन, वो खत्म होने की श्रेणी में है, वो अब बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। और कई प्रकार की जातियां होती है, जैसे कि संकटग्रस्त जातियों में हमने देखे काले हिरण है, श्वेत आंख वाली हिरण है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है। ऐसी कई प्रकार की जातियां हैं जो अब खत्म हो गई, खत्म होने की कगार पर है। और एक होती है विलुप्त जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर। पुराने समय में पृथ्वी पर एक बहुत ही बड़ा जंतु रहा करता था डायनासोर। वो डायनासोर, उसको आवश्यक वातावरण या किसी प्राकृतिक कारणों से वो खत्म हो गया, मतलब वो प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो गया। इन संकटग्रस्त जातियों को बचाने के लिए वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। अब ये बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? जैसे कि बाघ वर्तमान में खत्म हो रहे हैं भारत में, तो उन बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना योजना चलाई गई है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर बोलते हैं। और ऐसी वन्य जीवों को इसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा बचाए जा रहे हैं। और हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है, बाघ परियोजना, और एक पहले देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और इस उद्यान में सागौन, सर्वोत्तम किस्म का सागौन टीक इस वन में मिलता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सागौन का सर्वोत्तम किस्म का वृक्ष मिलता है। अब देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है वो है बाघों की संख्या को नियंत्रित करके बाघों को बचाना। अब प्रोजेक्ट टाइगर, अब जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक इस बाघ परियोजना के लिए एक अनूठा उदाहरण है। वहां पर कई प्रकार के बाघों को सुरक्षित किया जा रहा है, बाघों को वहां पर संरक्षण दिया जा रहा है। और बाघों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा एक बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर चलाई गई है, जिसमें बाघों को सुरक्षित रखा जाता है। अब एक छोटा सा शब्द आता है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र मतलब किसी भी क्षेत्र में सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, डेल्टा, नदी, ये सब का आपस में संबंध, जीव जंतुओं का प्राकृतिक जो होते हैं अजैव घटक, जलवायु, भूमि, नदी, डेल्टा, इन सबको संयुक्त रूप से मिलाकर पारितंत्र का निर्माण करता है। मतलब वन में पाए जाने वाले जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब आपस में जैव विविधता बनाते हैं। तो जैव विविधता बना के एक तंत्र का निर्माण करते हैं और वो तंत्र कहलाता है पारितंत्र। अब हम एक, आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी घूमने गए हैं चिड़ियाघर में या राष्ट्रीय उद्यान में, तो आपको वहां पर एक बुक मिलती है, छोटी सी डायरी मिलती है, रेड डाटा बुक।
रेड डाटा बुक जिसे बोलते हैं, एक छोटी सी डायरी होती है, आपको गेट के अंदर जाते ही दे दी जाती है, या आप उसमें से संग्रहालय में से वो पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उद्यान में या किसी बड़ी पुस्तकालय में आपको ये बुक मिल जाती है। अब इस बुक में क्या होता है, इस बुक में जो वो सब जातियां लिखी होती हैं जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, जो संकटग्रस्त है, जो विलुप्त तो होने की कगार पर है, उन सब जातियों का यह वर्णन किया हुआ होता है रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक एक छोटी सी बुक होती है, उसमें इन सब संकटग्रस्त जातियों का विवरण लिखा होता है। अब एक जब जीव जंतु या कुछ पक्षी जब किसी वातावरण में अनुकूल नहीं होते हैं, यहाँ पर मरुस्थलीय इलाके होते हैं, कभी मरुस्थलीय इलाकों में सर्दी के मौसम में ज्यादा सर्दी, गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी, या ध्रुवीय इलाके होते हैं वहां पर सर्दी के मौसम में ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो ऐसे समय में कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षी, ये प्रवासी पक्षी, इनको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। हमारा जो राजस्थान है उसमें वहां पर भरतपुर में एक उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं। और आपने अपने एरिया में भी कुरजा नाम का एक पक्षी देखा होगा, वो भी एक प्रकार का प्रवासी पक्षी है। बहुत लंबी दूरी तय करके हमारे इस एरिया में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के मौसम में इतना तापमान नहीं गिरता है, और इसी तापमान नहीं गिरने की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। और हमारे यहाँ पर एक अनूठा उदाहरण है, जैसलमेर के पास में, फलोदी के पास में एक खींचन नामक गांव है, वहां पर सर्दी के इशू में बहुत ही ज्यादा मात्रा में कुरजा आती है। और यह एक प्रवासी पक्षियों का बहुत ही, प्रवासी पक्षी यहाँ क्यों आते हैं, प्रवासी पक्षी जब वहां सर्दी में, सर्दी का मौसम प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन का मौसम होता है, और प्रजनन वहां सर्दी ज्यादा ठंड होने के कारण नहीं हो पाता है। प्रजनन के लिए वो हमारे इस एरिया में या मरुस्थलीय एरिया में आते हैं, और इन पक्षियों को बोलते हैं प्रवासी पक्षी। और ये प्रवासी पक्षी आपने यहाँ पर भी बहुत सारे देखेंगे। पक्षी ही नहीं, बहुत सारी मनुष्य प्रजातियां भी ऐसी है जो दूसरे शहरों में जाकर बसती है, प्रवास कहती है। ये भी एक प्रकार का प्रवास ही होता है। अब हमने वनोन्मूलन पढ़ा, उसमें एक कारण पढ़ेंगे हम बहुत, जिसका हम समाधान कर सकते हैं और उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, वो है कागज पुनः संस्करण। क्योंकि हम स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारे कागज उपयोग में लेते हैं, किताबें उपयोग में लेते हैं। अब कागज पुनः संस्करण, आपने देखा होगा 1 किलो कागज बनाने के लिए, 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज बनाने के लिए 17 वृक्षों को काटा जा सकता है। अब आप अनुमान लगाइए कि हमारे भारत में कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोग हैं जो कागज का उपयोग करते हैं, और कागज को फेंक देते हैं। कागज, किताबें पढ़ी, किताबों को कई बाहर फेंक देते हैं। अब 1 टन के लिए 17 पेड़ काटते हैं, तो इतने कागज बनाने के लिए कितने पेड़ काटे जा रहे होंगे। अब इन पेड़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस कागज को बचाना होगा और वापिस कागज को जमा करवाना होगा, जिससे कागज को पुनः उपयोग में लाकर हम तक वही कागज आ सके। और ये हमारा एक छोटा सा सहयोग होगा वनोन्मूलन को बचाने के लिए। और दूसरा जो हमारा सहयोग है वो है पुनः वनारोपण। अब हमने इसमें पढ़ा था कि ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं, इमारतें बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं, खेतों में जमीन खेती करने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं। तो पेड़ की एक आवाज होती है कि अगर हमें काटो, अगर आपने 10 पेड़ इमारती लकड़ी के लिए काटे, तो वहीं पर उसी प्रजाति के 10 पेड़ आप लगाइए, क्योंकि ईंधन के लिए लकड़ी जरूरी है, इमारती खिड़कियां बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, उद्योगों में लकड़ी जरूरी है। तो अब उस जरूरत को तो पूरा करना पड़ता है। तो इसके लिए वनों की एक पुकार कि वृक्ष लगाओ बारंबार। अगर आपने 10 वृक्ष काटे हैं तो 10 वृक्ष वापिस छोटे उसी प्रजाति के लगाइए, तब जाकर आप प्रकृति को पूर्ण रूप से सहयोग करोगे। क्योंकि दोस्तों, प्रकृति किसी भी रूप में बदला जरूर लेती है। वर्तमान में हमसे प्रकृति एक बहुत ही बड़ा बदला ले रही है, वायरस के रूप में, क्योंकि यह एक मनुष्य का ही किया हुआ परिणाम है, और इस परिणाम को आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, किसी भी हाल में अगर आप 1 पेड़ को काट रहे हैं तो हो सके तो 2 पेड़ लगा दीजिए, क्योंकि ये पेड़ प्रकृति के लिए बहुत ही
अहमियत रखने वाली बात होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा पौधों और जंतुओं का संरक्षण। पौधों का जंतुओं का संरक्षण पड़ा है तो इनका संरक्षण करना भी चाहिए हमें, और आप भी कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए। आप किसी ओकेशन पर, किसी वेकेशन पर, किसी आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन है तो वहां पर एक पौधा लगाइए। वो आप हमेशा याद रखोगे कि हमने जन्मदिन पर पौधा लगाया था, हमने शादी पर पौधा लगाया था, तो ये पौधा एक जरूर लगाए। और इसी पाठ से ये सीख भी जरूर ले लें। और अगर आपको समझ में कोई नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।